हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं हूं भूपेन कोच। तो बच्चों, हमने जो अपना क्लास 11 है, क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, दैट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। और बच्चों, इसी चैप्टर का आज एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान से जो है आप लोग लेक्चर को देखिएगा और हर लेक्चर में जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है बच्चों, तो कमेंट में आप लोग मेरे को जरूर कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको जो भी डाउट है आपका सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जो है लेक्चर को यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टिश्यू है, ठीक है ना। सारे ही टिश्यू इंपॉर्टेंट है, ये टिश्यू भी हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही हमको पता चल रहा है बच्चों कि ये क्या करने वाला है, कनेक्शन करने वाला है। मतलब ये चीजों को कंबाइन करके रखेगा, चीजों के बीच में आपका क्या करेगा, तालमेल को बनाए रखेगा बच्चों, ठीक है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, बॉडी में कहां कहां पाया जाएगा, तो ये सारा कुछ जो है हमको इस क्लास में आज डिस्कस करना है, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलना चाहता हूं कनेक्टिव टिश्यू का। ये हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है, ठीक है ना। सो इट इज मोस्ट एबेंडेंट, एबेंडेंट मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है ना। इट इज मोस्ट एबेंडेंट and widely distributed tissue in body। ओके बच्चों, तो ये हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि ये आपको बॉडी के हर एक पार्ट में मिल जाए। किसी भी बॉडी पार्ट को आप लोग इमेजिन कर लीजिए, उसी बॉडी पार्ट में जो है आपको कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएगा, ठीक है। हमको सीखना है अब ये कनेक्टिव टिश्यू बनता क्या है, होता क्या है इस कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस कनेक्टिव टिश्यू में आपको दोनों ही चीज मिल जाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग matrix in which living cells are embedded। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने कहा यहां पे क्या होता है, एक नॉन लिविंग मैट्रिक्स होता है बच्चों। मैट्रिक्स एक मीडियम होता है या फिर मैट्रिक्स आपका क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स क्या होता है या फिर इसमें कौन कौन से लिविंग सेल प्रेजेंट होंगे, मैं सारा आपको जो है एक एक करके बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग लेक्चर को सुनते जाइए। एक फंक्शन मैं आपको बोलता हूं यहां पर कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन होता है बच्चों, ये हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है और हमारे बॉडी में जो भी खाली जगह होती है, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में जो खाली जगह होती है उन पे ये कनेक्टिव टिश्यू आपका क्या होता है, भरा होता है। ये पैकिंग मटेरियल का काम करता है बच्चों, ठीक है ना, ताकि जो ऑर्गन है वो अपने जगह से हिले डुले ना, ठीक है ना बच्चों। जब भी हम देखो कोई भी एक सामान बाजार से खरीद के लाते हैं, जब आप उसको पैकेटिंग को खोलते हो तो आप लोग देखते हो जो सामान होता है उसके आसपास में क्या होता है, पैकेट के अंदर पॉलीथीन घुसाया हुआ होता है आपका, या फिर थर्माकोल घुसाया हुआ होता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो सामान है वो हिले डुले ना। उसी तरह से हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के बीच बीच में जो भी खाली जगह है बच्चों, वहां पर आपको कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएगा, ठीक है ना, ताकि ऑर्गन जो है अपने पोजीशन पर रहे। फिर कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग लेटर ऑन एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बोन होता है कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है ना। तो बोन क्या करेगा बच्चों, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से आपको जो है बहुत सारे अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएंगे। तो हमारा काम है इन सबको सीखना और नीट में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उन सबको जानना, ठीक है ना बच्चों। ओके, अगला हम लोग देखते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा बच्चों, इट कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट्स। सो इट कनेक्ट्स द डिफरेंट टिश्यू कह सकते हैं। तो ये अलग अलग टिश्यू को क्या करेगा, इट कनेक्ट्स डिफरेंट टिश्यूज एंड सपोर्ट द ऑर्गन्स।
हमारे बॉडी में जितने भी अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं उनको ये कंबाइन करके रखने में हेल्प करेगा, ठीक है ना बच्चों। हमारे बॉडी में जितने भी आपके क्या होते हैं अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स को आपका क्या करेगा, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो इसका जो रोल है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत वास्ट रोल है, ठीक है। हम इसको एकदम सिंपली समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको सिंपली समझा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या करता है। एक्चुअली ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स के अराउंड, ठीक है ना। ओके, तो फॉर्म्स पैकिंग मटेरियल या फिर प्रोटेक्शन फॉर्म्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, फॉर्म्स पैकिंग मटेरियल अराउंड ऑर्गन्स एंड, चलो सपोर्ट द ऑर्गन्स तो हमने यहां पर ही मेंशन कर लिया, ठीक है ना। तो फॉर्म्स पैकिंग मटेरियल अराउंड द ऑर्गन्स सो दैट दे डू नॉट गेट डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग बॉडी मूवमेंट, ठीक है ना बच्चों। देखो हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, फिर से इन पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा, एबेंडेंट का मतलब है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि पूरे बॉडी में ये अच्छे से क्या होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, हमको मिलेगा, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होता है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू किस चीज का बना होता है, इसमें आपको नॉन लिविंग मैट्रिक्स मिल जाएगा और उसके साथ साथ उसमें क्या धसे हुए होंगे, नॉन लिविंग मैट्रिक्स में एम्बेडेड का मतलब होता है बच्चों धसा रहना, उसमें घुसा रहना, ठीक है ना। तो उसमें क्या घुसे होंगे, लिविंग सेल्स घुसे होंगे आपके, ओके। इट कनेक्ट्स द डिफरेंट टिश्यूज एंड सपोर्ट द ऑर्गन, ये भी मैंने आपको समझा लिया। और ये क्या करेगा, पैकिंग मटेरियल का काम करेगा बच्चों, जिससे कि बॉडी मूवमेंट के दौरान आपका क्या ना हो, जो ऑर्गन हो अपने पोजीशन से हिले डुले ना, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोग जो है समझ चुके होंगे। अब हम थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, ओके। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू में किस तरह के आपको सेल्स मिलने वाले हैं। ये एक जो ग्राउंड सब्सटेंस है, मतलब मैट्रिक्स को ही हम ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, लेट्स डिस्कस, ओके। तो ये मिटा देता हूं बच्चों। तो अभी हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बहुत ज्यादा इजी है बच्चों ये टॉपिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो हियर आवर नेक्स्ट सब टॉपिक विल बी योर कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कंपोनेंट्स मतलब ऐसे कौन कौन सी चीजें आपको जो है कनेक्टिव टिश्यू में मिलेंगी, ठीक है ना बच्चों। तो अपना ध्यान बनाए रखिए। तो यहां पर आपको कौन कौन सी चीजें मिलने वाली है कनेक्टिव टिश्यू में, आपको मिलेगा सेल, ओके। फिर उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, यहां पर ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर मिलेगा, ठीक है ना। विल बी गेटिंग द फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस। तो ये तीनों चीजें आपको किसमें मिलने वाली हैं, यू विल बी गेटिंग देम इन द कनेक्टिव टिश्यू, ओके। एकदम ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है। अब सेल कौन कौन से तरह के आपको सेल मिलने वाले हैं, यहां पर आपको मिलेगा फिब्रोब्लास्ट, ठीक है ना। आपको मिलेगा मैक्रोफेज, ठीक है। आपको मिलेगा मास्ट सेल, ओके। फिर आपको मिलेगा प्लाज्मा सेल, ओके। फिर आपको मिलेगा एडिपोसाइट। तो ये जो सारे के सारे जो सेल है आपको यहां पर क्या है मिलने वाले इन द कनेक्टिव टिश्यू, ओके। फाइबर बच्चों आपको कौन कौन से मिलने वाले हैं, फाइबर आपको मिलेगा व्हाइट कोलाजनस फाइबर, ओके। आपको मिलेगा येलो इलास्टिक फाइबर, ठीक है। और आपको यहां पर रेटिकुलर फाइबर भी मिलेगा बच्चों, ठीक है ना।
और जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है बच्चों, ग्राउंड सब्सटेंस आपका क्या होता है, मीडियम होता है जिसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। ओके, तो ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो ये एक आपका कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब अगर एक कनेक्टिव टिश्यू के पीस को अगर हम लोग काट के देखें, ठीक है, बॉडी से एक कनेक्टिव टिश्यू को हम निकालेंगे और निकालने के बाद उसका अध्ययन करने के लिए, मतलब उसका स्टडी करने के लिए अगर हम उसको काट के माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे बच्चों, तो देखो एक सेक्शन अगर कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग देखें इस तरह से, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, सारा का सारा जो है पहले ग्राउंड सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है ना। और इसी ग्राउंड सब्सटेंस में बच्चों क्या प्रेजेंट होंगे, ये सारे के सारे आपके सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको फिब्रोब्लास्ट सेल मिल गया, ओके, फिब्रोब्लास्ट सेल मिल जाएगा आपको यहाँ पर, मैक्रोफेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पर जो है प्लाज्मा सेल मिल जाएगा, ओके, और आपको क्या मिल जाएगा, अलग अलग तरह के जो भी हम लोग फाइबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये अलग अलग तरह के आपको फाइबर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। ओके, समझ रहे हो, मतलब ग्राउंड सब्सटेंस आपका क्या है, वो मीडियम है, ठीक है। वो ग्राउंड सब्सटेंस मैंने आपको क्या कहा था, ये नॉन लिविंग भी है कि नहीं, तो इसी नॉन लिविंग सब्सटेंस में आपको ये सारे के सारे जो है सेल मिल जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। देखो कितना आसान है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो है ग्राउंड सब्सटेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड सब्सटेंस एक्चुअली किस चीज का बना हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है आपका, ओके, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों। तो जैसा कि मैंने कहा ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसमें आपको क्या मिलने वाला है, इट इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंस, ठीक है। पहले ग्राउंड सब्सटेंस को खत्म कर लेते हैं, फिर इन सेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें नॉन लिविंग चीजें क्या क्या हो सकती हैं, तो इट इज मेड अप ऑफ, अगेन लिख देता हूं मैं, इट इज मेड अप ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन। बच्चों ये पॉलीसेकेराइड क्या होता है, जो पॉली देखो बच्चों, सेकेराइड का मतलब हो गया सुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लिकेटेड हो। लेटर ऑन आप लोग जो है आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो, जैसे कि आप लोग चैप्टर मिलेगा बायोमोलिक्यूल, वहां पे आप लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल्स में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है, अभी मैं सिंपली बोल दूं, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, पॉलीसेकेराइड कह रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड जो है अब क्या हो चुका है, मॉडिफाइड हो चुका है। यहां पर जो आपको पॉलीसेकेराइड मिलेगा वो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड मिलने वाला है बच्चों, और वो किस तरह का पॉलीसेकेराइड मिलेगा आपको, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। म्यूकोपॉलीसेकेराइड मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें आपको नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है ना। वैसे तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है 3 चीजों से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन ये मॉडिफाइड है तो इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट मिलेगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है ना। और जो मॉडिफाइड या फिर जो प्रोटीन आपको मिलने वाला है वो मिलेगा ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्राउंड सब्सटेंस में आपको क्या मिलेगा, ग्लाइकोप्रोटीन मिल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन में क्या है, ग्लाइको फिर से आपका क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, ठीक है ना, और प्रोटीन मतलब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आपको 2 तरह के मॉडिफाइड चीजें यहां पर मिल रही है, ओके, ठीक है। तो ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में हमारा आइडिया क्लियर हो गया कि कनेक्टिव टिश्यू में ग्राउंड सब्सटेंस मिल रहा है। फिर हमको 2 चीजों के बारे में क्लियर होना है, इन सेल्स के बारे में जानना है और फाइबर्स के बारे में जानना है, ठीक है बच्चों। तो कनेक्टिव टिश्यू में इन्हीं तीनों चीजों का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। किन किन चीजों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, सेल्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस। मतलब कि बच्चों जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सेल, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस से ही मिलके बनने वाला है आपका, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में आपका आइडिया क्लियर हो गया। ये क्या होगा बच्चों, ये नॉन लिविंग होगा, और ये किससे बनेगा बच्चों, इट विल बी मेड आउट ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन, ठीक है। और किस तरह का पॉलीसेकेराइड मिलेगा, किस तरह का प्रोटीन मिलेगा, मैंने ये आपको अभी बताया। अब हम क्या करेंगे, इन सेल्स के बारे में जानेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले जो सेल्स हैं ये किस तरह के होंगे, ठीक है। फिर मैं आपको फाइबर के बारे में बताऊंगा। तो थोड़ा सा बच्चों इस जगह को हम खाली कर देते हैं।
और मैं ग्राउंड सब्सटेंस को भी यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल चुका है। तो हम लोग अगर सबसे पहले सेल के बारे में यहां पर डिस्कस करें, फिब्रोब्लास्ट, ओके। ओके, तो बच्चों बायोलॉजी में आपको बहुत सारे ऐसे सेल मिल जाएंगे जिन सेल के पीछे आपको जो ये टर्म है ब्लास्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जिस भी सेल के पीछे आपको ब्लास्ट देखने को मिलेगा, आपको ये बात याद रखना है, ब्लास्ट जिस सेल के पीछे आपको मिलने वाला है वो सेल कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने वाला है और उसको प्रोड्यूस करके वो सेक्रीट करेगा आपका, ठीक है ना। तो आपको फ्यूचर में किसी भी सेल के पीछे अगर ब्लास्ट देखने को मिल जाए, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है ना, मतलब कि ऑस्टियोब्लास्ट बोन का प्रोडक्शन करेगा बच्चों, ठीक है। ये क्या है, फिब्रोब्लास्ट, तो नाम से थोड़ा पता चल रहा होगा ये क्या करेगा, फाइबर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। देखो ये जो सेल है इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप ऐसा होता है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको कुछ इस तरह के जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज आवर फिब्रोब्लास्ट, ओके। और इस सेल का काम क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू में, इसका काम होता है, पहला काम होता है इट सेक्रीट्स फाइबर। अभी जो मैंने कहा था ना कि ये कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें होती है, एक होता है सेल, दूसरा होता है फाइबर और तीसरा क्या था आपका, ग्राउंड सब्सटेंस। तो जो वो जो फाइबर की मैं बात कर रहा था उसको एक्चुअली अपना कौन बना रहा है, फिब्रोब्लास्ट सेल ही बना रहा है। तो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट सेल हो गया, ठीक है। दूसरा इसका जो फंक्शन होता है, इट सेक्रीट्स ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब कि अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में समझाया था बच्चों, उस ग्राउंड सब्सटेंस को भी कौन सेक्रीट कर रहा है, अपना फिब्रोब्लास्ट सेल ही सेक्रीट कर रहा है, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू तीन चीजों से बना है, सेल, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस। तो वहां पर जो फाइबर और जो ग्राउंड सब्सटेंस था उसको कौन बना रहा है, फिब्रोब्लास्ट सेल ही बना रहा है। मींस फिब्रोब्लास्ट सेल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इस बात को याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। और फिब्रोब्लास्ट सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में, फिब्रोब्लास्ट के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं मैक्रोफेज। ये सारे के सारे सेल है लेकिन बच्चों, ठीक है, मैक्रोफेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मैक्रोफेज। जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह का सेल है। देखो मैक्रो वर्ड का मतलब होता है बिग, कोई भी बड़ी चीज को मैक्रो कहते हैं, छोटी चीज को माइक्रो कहते हैं, ठीक है ना। ये जो फेज वर्ड आया है इसका मतलब है फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक टर्म तो आपको पता होगा है कि नहीं, आप लोगों ने जैसे कि क्लास 9 या 10 में पढ़ा होगा, जो अमीबा होता है अपने फूड का क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब उसको एनगल्फ कर लेता है कि नहीं। तो ये जो मैक्रोफेज है एक बड़ा सेल है और इसका नेचर क्या होगा, फैगोसाइटिक इन नेचर, ओके। सो इट इज फैगोसाइटिक इन नेचर। अब देखो ये जो मैक्रोफेज है ऐसा एक बड़ा सेल होगा, ओके। यहां पर आपको इसका न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो न्यूक्लियस होता है एक्चुअली ऐसा गोल नहीं होता है, वो हॉर्सशू शेप का होता है आपका इसका न्यूक्लियस। थोड़ा बहुत आपको जो इसका न्यूक्लियस इस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो मैक्रोफेज है ये कहां पर रहेगा, ऑब्वियसली कनेक्टिव टिश्यू में रहेगा। और कनेक्टिव टिश्यू में इसका काम क्या होगा, फैगोसाइटिक इन नेचर, मतलब ये चीजों को क्या करेगा, फैगोसाइट करेगा। लेकिन कैसी चीजों को फैगोसाइट करेगा बच्चों, मान लो हमारा जो स्किन है, स्किन के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये स्किन हो गया एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस देखने को मिलेगा, ठीक है, जो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका। तो मान लो बाय चांस कोई पैरासाइट या फिर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारे स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर चला गया, कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे टिश्यू में चला गया बॉडी में, ठीक है ना। तो वहां पर आपको क्या करेगा, ये जो मैक्रोफेज है उनको आपका फैगोसाइटोसिस कर लेगा और उनको डिस्ट्रॉय कर देगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये फंक्शन किसका होता है, मैक्रोफेज का। और मैक्रोफेज का कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना।
और ये जो मैक्रोफेज है ये टिश्यू में बच्चों आया कैसे, ठीक है ना, तो ये भी मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। एक्चुअली बच्चों मान लो ये ब्लड वेसल है, ठीक है ना, दिस इज आवर ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में आप लोगों को पता होगा क्या रहता है, ब्लड रहता है, ऑब्वियस सा रीजन है कि नहीं। ब्लड वेसल में क्या मिलेगा, ब्लड। और ब्लड में क्या मिलता है बच्चों, कुछ सेल्स मिलते हैं। ओके, ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, आरबीसी प्रेजेंट होता है और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये जो बच्चों डब्ल्यूबीसी होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, ये 5 तरह के होते हैं डब्ल्यूबीसी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा डब्ल्यूबीसी आर ऑफ 5 टाइप्स। इसमें इन 5 टाइप्स को फिर हम लोग 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है ना। एक को बांटते हैं ए ग्रेनुलोसाइट और दूसरे वाले होते हैं ग्रेनुलोसाइट। क्योंकि ए ग्रेनुलोसाइट मतलब जो सेल होगा उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग ये राई के दाने होते हैं या फिर आपने मस्टर्ड सीड देखे होंगे ना, ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब इसके अंदर नहीं है तो ए ग्रेनुलोसाइट, और ग्रेनुलोसाइट के अंदर आपको ये छोटे छोटे दाने मिल जाएंगे इस तरह के, ठीक है। ग्रेन्यूल्स, इनके अंदर आपके क्या होता है, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ओके, तो जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ओके, ये जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं ये आपको कितने तरह के मिल जाएंगे, ये आपको 3 तरह के मिल जाएंगे। जैसे कि आपको मिल जाएगा यहाँ पर न्यूट्रोफिल, ठीक है ना, बेसोफिल एंड यूसिनोफिल। मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं, अभी एक चैप्टर आने वाला है हमारा, चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जहां पे इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। और ये जो ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं 2 तरह के, देखो द लिम्फोसाइट और दूसरा वाला होता है आपका मोनोसाइट। ये जो मोनोसाइट होता है बच्चों ये हाईली फैगोसाइटिक सेल होता है। ये किस तरह का सेल होता है, इट्स अ फैगोसाइटिक, ये एक फैगोसाइटिक सेल होता है आपका। मतलब ब्लड में, हमारे ब्लड में अगर कोई जर्म चला गया, बैक्टीरिया चला गया, कोई वायरस चला गया बच्चों, तो ब्लड में आपका क्या होता है, ये थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड में आपका क्या होगा, अब ये 5 तरह के सेल आपको ब्लड में मिल जाएंगे, है ना। तो ब्लड में आपको ये 5 तरह के सेल मिल जाएंगे, जिसमें से क्या होगा आपका, एक तो होगा आरबीसी और बाकी 5 क्या होंगे, डब्ल्यूबीसी। तो ये अपना क्या हो गया, मोनोसाइट। ब्लड में अगर कोई पैथोजन, कोई अगर आपका वायरस बैक्टीरिया चला जाता है तो ये मोनोसाइट क्या कर लेगा, इसको फैगोसाइटोसिस कर लेगा, ठीक है ना। और इसको फैगोसाइटोसिस करने के बाद इसको डिस्ट्रॉय कर देगा आपका, इसको फैगोसाइटोसिस कर लिया और इसको इसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये तो ब्लड में प्रेजेंट है ना, लेकिन जो बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है वो तो टिश्यू में भी जा सकता है ना बच्चों। तो टिश्यू में जब चला जाएगा तब उसको पकड़ने के लिए हमको एक और सेल चाहिए होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जब मोनोसाइट, ओके, ये जब मोनोसाइट आपका क्या होता है, ब्लड वेसल के बाहर चला जाता है। ओके, ब्लड वेसल के ये बाहर चला जाएगा। प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइपिडेसिस। प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा बट इस चैप्टर में नहीं, चैप्टर होगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है। जब ये मोनोसाइट बाहर चला जाता है, बाहर कहाँ, टिश्यू में चला जाता है, और टिश्यू में जाने के बाद फिर ये परमानेंटली कहाँ पे रहना स्टार्ट कर देता है, टिश्यू में ही रहना स्टार्ट कर देता है। तब हम इसको किस नाम से जानने लगते हैं, मैक्रोफेज के नाम से जानने का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पता चल गया एक्चुअली अपना जो मैक्रोफेज होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, मोनोसाइट ही होता है। लेकिन अब वो ब्लड में नहीं रहता है, उस ब्लड को छोड़ के अब वो टिश्यू में आके रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। और टिश्यू में आके क्या करेगा बच्चों, वो जो भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह आ रहा है टिश्यू में उनको वो फैगोसाइटोसिस करेगा। तो इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू का हमको एक और सेल यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। ओके, अब हम तीसरे तरह का सेल देखते हैं जो हमको कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों मिलने वाला है, ये है मस्ट सेल। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट सेल है बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं। तो बच्चों अगर लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट जो है हमारा मस्ट सेल। ओके, तो मस्ट सेल के बारे में अगर बात करें तो इसका क्या काम होता है बच्चों, तो मस्ट सेल आपको इस तरह का एक मस्ट सेल मिलेगा, ठीक है ना।
मस्ट सेल 3 इंपॉर्टेंट चीजें सेक्रेट करता है, ठीक है ना। इट सेक्रेट्स, ये 3 चीजें सेक्रेट करेगा, हिस्टामाइन, दूसरा ये सेक्रेट करने वाला सेरोटोनिन, चलो सेरोटोनिन को लास्ट में लिखते हैं, हेपारिन, और ये सेक्रेट करेगा सेरोटोनिन, ठीक है। तो इन तीनों केमिकल्स के बारे में बात करते हैं जो हमारा कौन सेक्रेट कर रहा है बच्चों, मस्ट सेल सेक्रेट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मस्ट सेल जो पहला केमिकल सेक्रेट कर रहा है वो है अपना हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या है, एक पोटेंट वेसोडाइलेटर है, ठीक है ना। इट इज अ पोटेंट वेसोडाइलेटर। जो मस्ट सेल है, मस्ट सेल से जो हिस्टामाइन रिलीज हो रहा है बच्चों, ये एक पोटेंट वेसोडाइलेटर है आपका, ठीक है। अब ये जो वेसोडाइलेटर है इसका फंक्शन क्या होता है, देखो फिर से दोबारा से हम ब्लड वेसल को ड्रॉ करेंगे। ये ब्लड वेसल है, ठीक है ना। अब मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे ब्लड वेसल, आप लोग स्मार्ट हो तो मैंने बोल दिया है तो आपको याद रहेगा, है ना। और बाहर की तरफ हमको क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर मस्ट सेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है बाहर की तरफ, ठीक है ना। अब एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है आपका, जैसे कि हमको पता है इसके अंदर फिर से आपको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मिल जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को जो क्लास 9th और 10th में यहाँ पर बताया गया है, जो डब्ल्यूबीसी होता है आपका, वो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, ये तो आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करेगा बच्चों, जब बॉडी में कोई पैथोजन एंटर कर जाएगा। पैथोजन हम किसको कहते हैं, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है उसको हम लोग पैथोजन कहते हैं, ठीक है ना। तो जब बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर कर जाएगा तो ये आपका क्या होगा, जो डब्ल्यूबीसी है वो उन सबको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने में, मतलब उनको खत्म करने में हेल्प करेगा। और इस तरह से जो डब्ल्यूबीसी होता है वो हमको क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर क्या है, ये टिश्यू है, तो टिश्यू में एक आपका क्या चला गया, एक पैथोजन आ गया, टिश्यू में एक पैथोजन आ गया, ये अपना मस्ट सेल है। तो टिश्यू में जब एक पैथोजन आ जाएगा, अब उसको क्या करना है बच्चों, पकड़ खत्म करना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो फैगोसाइट्स है ही, यहाँ पे मैक्रोफेज आएगा, इसको खत्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रोसेस को और ज्यादा स्पीड अप करने के लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये जो आपका मस्ट सेल है ये आपका हिस्टामिन रिलीज कर देगा, ओके। और हिस्टामिन मैंने क्या कहा था, वेसोडाइलेटर है। वेसोडाइलेटर मतलब अब ये क्या करेगा, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, ठीक है ना। ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, मतलब कि इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी, ब्लड वेसल को ये थोड़ा बहुत आपका डायलेट कर देगा, लाइक दिस, ओके। ब्लड वेसल को ये डायलेट कर देगा, तो इसका काम क्या होगा, डायलेट्स ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल को आपका डायलेट कर देगा। उसके साथ साथ ये क्या करने वाला है बच्चों, उसके साथ साथ इट विल इंक्रीज परमियाबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल। उसके साथ साथ ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के परमियाबिलिटी को भी आपका क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। परमियाबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, पहले ब्लड वेसल के बाहर जो चीजें हैं वो आपकी उतनी अच्छे से पास आउट होके नहीं आ सकती, जो सेल्स होते हैं वो ब्लड वेसल के बाहर नहीं आ सकते हैं बच्चों। लेकिन अब जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा और उसका परमियाबिलिटी बढ़ जाएगा, तो ये जो डब्ल्यूबीसी वगैरह है, ये जो डब्ल्यूबीसी है ये बाहर जाना यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी बाहर जाके ये जो पैथोजन है इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देंगे आपका, ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबल क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जो अपना मस्ट सेल है उसने क्या रिलीज किया, हिस्टामिन रिलीज किया। ये तो अच्छी बात है ना, इसने परमियाबिलिटी को बढ़ा दिया। अब परमियाबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पर ब्लड वेसल अगर डायलेट हो गया तो यहाँ इस जगह पे ज्यादा ब्लड आना स्टार्ट होगा, और ज्यादा ब्लड आ रहा है मतलब इस जगह में ज्यादा डब्ल्यूबीसी आ रहा है ना। और साथ साथ में क्या हो रहा है, परमियाबिलिटी भी बढ़ रहा है, मतलब बाहर जो है डब्ल्यूबीसी बाहर जाएंगे, एस्केप करेंगे, और इसको आपका क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव साइड, ये हो गया पॉजिटिव साइड, ओके। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये जो हिस्टामाइन है अगर ये ज्यादा रिलीज हो जाता है तो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी।
हाइपर सेंसिटिविटी का एक एग्जांपल जैसे कि एलर्जी, ठीक है ना। तो हम लोग कभी कभी कहते हैं मस्ट सेल इज द मीडिएटर ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब जितना हमारे इम्यून सिस्टम को काम करना चाहिए था, जितना हमारे डिफेंस सिस्टम को काम करना चाहिए था, उससे ज्यादा वो काम कर रहा है, तो पर्सन को क्या होगा, वहां पर अनकंफर्टेबल फीलिंग होगा, ठीक है ना। तो मस्ट सेल कभी कभी आपका क्या करेगा, ज्यादा हिस्टामाइन रिलीज कर देगा, तो यहां पर ज्यादा वैसोडाइलेशन हो जाएगा, ये एरिया आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो किसी पर्सन को एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, उसने डस्ट को सूंघ लिया, तो मस्ट सेल क्या करेगा, बहुत ज्यादा हिस्टामिन रिलीज कर देगा, उसके कारण बच्चों क्या होगा, उस जगह में वैसोडाइलेशन हो जाएगा, वहां पे ब्लड ज्यादा जाएगा, तो नाक लाल हो जाएगा उसका, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड ज्यादा जा रहा है वहां पर, वो छींकना स्टार्ट करेगा, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो वो होता है आपका क्या, एलर्जी। एलर्जी अलग अलग तरह के होते हैं, ये आपको क्लास 12 में सीखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो हिस्टामाइन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, लेकिन नॉर्मली आपका ये क्या करता है, पोटेंट वैसोडाइलेटर का काम करता है। ये हो गया पहला फंक्शन बच्चों किसका, मस्ट सेल का, ठीक है ना। अगर मैं आपसे दूसरे फंक्शन के बारे में बात करूं मस्ट सेल का, तो ये हेपारिन, ओके। तो हेपारिन क्या है, इट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट एंटीकोगुलेशन का मतलब क्या होता है, देखो कोगुलेंट का मतलब कोई भी ऐसा केमिकल जो ब्लड को कोगुलेट कर दे, ब्लड को कोगुलेट कर दे मतलब ब्लड का जो आपका क्या होता है, सॉलिडिफाई कर देता है ब्लड को आपका, ठीक है ना, उसको प्रेसिपिटेट कर देता है। जैसे कि हमको जब कोई कट लगता है, खून बाहर आता है, तो क्या होता है, वो क्लॉट हो जाता है ना ब्लड, इसका मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे कैसा मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो ब्लड क्लॉट हो जाता है ताकि और खून बाहर से ना निकल पाए आपका, ओके। लेकिन हमारे बॉडी के सिस्टम के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का लिक्विड फॉर्म में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो ब्लड हमारे बॉडी में क्या हो पाएगा बच्चों, फ्लो हो पाएगा। उस बात का ख्याल कौन रखता है, हेपारिन। हेपारिन इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट, मतलब ब्लड जो कोगुलेट ना हो उसका ये ख्याल रखता है। उसको कौन रिलीज कर रहा है बच्चों, अपना मस्ट सेल, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको। फिर तीसरा जो फंक्शन है आपका सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बच्चों हिस्टामाइन का आपका यहां पर क्या करता है, ठीक उल्टा काम करता है। ये क्या है, पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर, पोटेंट वैसो, ये आपका है पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर। अब वैसोकंस्ट्रिक्टर क्या होता है, मतलब कि ये ब्लड वेसल को डायलेट कर रहा था आपका, उसको थोड़ा बहुत लूज कर रहा था, उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा रहा था, है ना। ये ऐसा नहीं करेगा, ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा आपका, ठीक है ना, ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा आपका, ठीक है। मान लो ये आपका क्या है, ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, दिस इज द नॉर्मल ब्लड वेसल, ओके, ये इसकी चौड़ाई है। अब जब हमारा सेरोटोनिन रिलीज हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड वेसल में थोड़ा बहुत कंस्ट्रिक्शन हमको नजर आता है, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। ऐसा होना जरूरी क्यों है बच्चों, देखो जब हमको इंजरी होती है ब्लड वेसल में, मान लो कट लग गया, ये हमारा मान लो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में कट लग गया और यहां से खून बाहर निकल रहा है, तो जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे जहां पे कट लगा था वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और खून बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये किस में हेल्प करेगा, ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। इट हेल्प्स इन स्टॉपिंग द ब्लीडिंग, उस टाइम पे ये आपका इंजरी के टाइम पे रिलीज होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। एक और पॉइंट आपका क्या होगा, ये जो सेरोटोनिन है, जब हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है ना, जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तब भी सेरोटोनिन रिलीज होता है। ये क्या करता है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ब्लड वेसल को अगर कंस्ट्रिक्ट कर दिया तो अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इस तरह से प्रेशर, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है ना। 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन किसके, मस्ट सेल के। तो आपको समझ में आया, अगर कुछ भी डाउट है बच्चों कमेंट में बताइए, मैं सारा कुछ आपका क्लियर कर दूंगा वहां पर, ठीक है ना। अब हम जो है अगले तरह के सेल में आते हैं, दैट इज द प्लाज्मा सेल, ओके। इसको मिटाते हैं। तो बच्चों हम पढ़ क्या रहे हैं, तब से हम कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हमने कनेक्टिव टिश्यू में जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसके बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू में कौन से सेल्स मिलते हैं। तो हमने फिब्रोब्लास्ट के बारे में पढ़ा, मैक्रोफेज के बारे में पढ़ा, मस्ट सेल के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों,
प्लाज्मा सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट प्लाज्मा सेल। अब ये प्लाज्मा सेल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल होता है। फिर से ये भी हमको डिफेंस में ही हेल्प करता है, ठीक है ना। कैसे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि आपका जो WBC होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं ना। एक होता है आपका क्या, ग्रेनुलोसाइट, और दूसरे क्या होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट। तो मैं अब दोबारा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आपको देखना है तो वीडियो को थोड़ा सा जो है रिवाइंड करके आप लोग देख लेना। जो ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं, मैंने कहा था ये 2 तरह के होते हैं ना, एक होता है लिम्फोसाइट और दूसरा क्या बोला था, मोनोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट होते हैं बच्चों, ये फिर से 2 तरह के होते हैं। आप, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक और होता है आपका टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। ये जो सेल है एक्चुअली हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है बच्चों, ठीक है। हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। यही सेल्स है, जब भी कोई पैथोजन फॉरेन से हमारे बॉडी में आता है, इनको ये रिकॉग्नाइज करता है, इनको पहचानता है और इनके अगेंस्ट क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। ओके, अब मान लो कि मेरे ही बॉडी में कोई एक पैथोजन चला गया, उसको मेरे बॉडी के बी लिम्फोसाइट्स ने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के। एंटीबॉडी मतलब अगेंस्ट द लिविंग, जो बाहर आ रहा है उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी क्या बनाता है, एंटीबॉडी। अब अगर वो सेम पैथोजन दोबारा हमारे बॉडी के अंदर कुछ दिनों बाद, 1 हफ्ते बाद या फिर 6 महीने बाद आ रहा है, तो बॉडी को दोबारा कष्ट करना पड़ेगा उसको पहचानने के लिए, है ना, और फिर उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाएगा। ऐसा ना हो तो बॉडी क्या करता है, जो बी सेल होता है वो 2 चीजें बनाता है। जब पहली बार कोई पैथोजन हमारे बॉडी में आता है, ये बनाता है आपका मेमोरी सेल और ये बनाता है आपका प्लाज्मा सेल, ठीक है ना। मतलब कि अगर वही सेम पैथोजन दोबारा मेरे शरीर में एंटर करता है 5 महीने 6 महीने बाद, तो ये जो मेमोरी सेल है उसको याद रहेगा, हाँ इससे पहले मेरा एनकाउंटर हुआ है, ये पहले मेरे बॉडी में आया है, तुरंत उसको पहचान लेगा। और ये जो प्लाज्मा सेल है फिर ज्यादा डिले ना करके, ज्यादा वक्त जाहिर ना करके आपका क्या करेगा, ये तुरंत एंटीबॉडी बना देगा, ये तुरंत आपका बना देगा एंटीबॉडी, ठीक है ना। और ये एंटीबॉडी फिर उसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो यही वो प्लाज्मा सेल है बच्चों, जो आपको कहां पे मिल रहा है, इन द कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है बच्चों, है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो प्लाज्मा सेल एक्चुअली क्या है, कहा जाए तो एक तरह का लिम्फोसाइट ही है आपका, क्योंकि ये लिम्फोसाइट के ही एक टाइप में आ जाता है आपका, है ना। और ये क्या बनाएगा, इसका फंक्शन क्या होगा, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ये आपका एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है ना। तो इसके साथ ही हमने प्लाज्मा सेल के बारे में भी डिस्कस कर लिया। ओके, अब हमको बच्चों किसके बारे में डिस्कस करना है, एडिपोसाइट्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं यहां पर। तो एडिपोसाइट क्या होते हैं, ठीक है। Next we'll be discussing about adipocytes. ओके, तो एडिपोसाइट्स का क्या काम होता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एडिपोसाइट्स का मतलब होता है फैट स्टोरिंग सेल। मान लो ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ठीक है ना। इस सेल का आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, यू विल बी एबल टू सी द न्यूक्लियस। यहाँ पे पेरीफेरी में होगा, साइड में होगा, यहाँ पर भी कहीं पे भी आप लोग न्यूक्लियस ड्रॉ कर सकते हो। चलो इसका न्यूक्लियस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब ये जो सेल है एक्चुअली इसका न्यूक्लियस साइड में क्यों चला गया, न्यूक्लियस साइड में इसलिए चला गया क्योंकि यहां पर जगह खाली करनी थी। जगह क्यों खाली करनी थी, फैट स्टोर करने के लिए। बच्चों एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद आपका हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है।
जितना भी एनर्जी यूज्ड होना होता है वो तो यूज्ड हो जाता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है, और फैट में कन्वर्ट करने के बाद इन्हीं एडिपोसाइट्स में आपका स्टोर करके रखता है। इसीलिए एडिपोसाइट्स को क्या कहते हैं? फैट स्टोरिंग सेल। क्लियर है? अब फैट को ये क्या कर सकता है? दो तरीके से स्टोर कर सकता है। या तो इसका एक बड़ा सा आपका क्या कर देगा? लोब्यूल बना देगा। ये फैट का लोब्यूल है, इसमें सारा क्या है? फैट है। दिस इज द फैट लोब्यूल। ठीक है ना? एक बड़े से लोब्यूल में स्टोर कर सकता है, या फिर इन फैट को ये छोटे छोटे लोब्यूल में आपका स्टोर कर सकता है। ठीक है, दो तरीके से स्टोर कर सकता है। ये सारे क्या हो गए आपके? फिर से दीज आर अगेन योर फैट लोब्यूल। अब यहां पर फैट का लोब्यूल कितना है इस सेल में? खाली एक ही है, तो इसको कहते हैं मोनोलोक्यूलर। और इसमें कितने फैट के लोब्यूल? मैंने 3 ड्रॉ किए, और भी हो सकता है आपका, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मल्टीलोक्यूलर। इस तरीके से हमारा बॉडी क्या करता है? जो फैट है उसको सेल्स में स्टोर करता है। आइदर एक बड़े से लोब्यूल में स्टोर करेगा, या फिर छोटे छोटे लोब्यूल में स्टोर करेगा आपका। ठीक है ना? तो यहां पर छोटे छोटे लोब्यूल में स्टोर कर रहा है तो मल्टीपल लोब्यूल मिल रहा है, और यहां पर एक बड़े से लोब्यूल में स्टोर कर रहा है, तो इसको हमको क्या करें? मोनोलोक्यूलर। ओके। अब बच्चों जो मोनोलोक्यूलर होता है उसको हम लोग कहते हैं व्हाइट फैट। इसको क्या कहते हैं? व्हाइट फैट। ये हो गया अपना व्हाइट फैट। और जो मल्टीलोक्यूलर होता है उसको कहते हैं ब्राउन फैट। ठीक है ना? अब बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे यार क्या जरूरत थी, एक बड़े से में स्टोर कर देते या फिर ये छोटे छोटे में स्टोर कर देते, एक ही तरह से स्टोर करते, दो तरह से स्टोर करने की क्या जरूरत है? तो सिंपल सी बात है बच्चों, अब हमारे बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होगा तो वो कहां ढूंढने जाएगा? इन्हीं एडिपोसाइट्स में एनर्जी को ढूंढने जाएगा, है ना? अब बोलेगा चलो फैट को ब्रेक डाउन कर देते हैं और इससे एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे बॉडी को जब तुरंत एनर्जी चाहिए होगा, इस बड़े से फैट लोब्यूल को उसको तोड़ने में टाइम लग जाएगा। ठीक है ना? तो एनर्जी मिलने में भी टाइम लगेगा, है ना? लेकिन अगर इन छोटे छोटे लोब्यूल्स में अगर वो स्टोर करे तो इनको वो क्या कर देगा? जल्दी से तोड़ देगा और जल्दी से एनर्जी मिल जाएगा। डिफरेंस समझ में आया? मतलब कि आपका जो व्हाइट फैट है वो एनर्जी हमको थोड़ा देर से प्रोवाइड करता है, और जो ब्राउन फैट है वो हमको एनर्जी तुरंत प्रोवाइड करता है, जल्दी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? लेकिन अडल्ट में, हम जब अडल्ट हो जाते हैं हमारे बॉडी में ब्राउन फैट प्रेजेंट नहीं होता है। ब्राउन फैट जो होता है आपके बेबीज में होता है या फिर रोडेंट्स में होता है, और जब वो अडल्ट हो जाता है तो सारा का सारा जो फैट है वो व्हाइट फैट में आपका क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने एडिपोसाइट को डिस्कस किया। ओके, तो मैंने कहा था जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट सेल्स, ये सेल्स हमने डिस्कस किए, सारा मैंने आपको डिटेल में बताया। दूसरा कंपोनेंट आपका क्या था? फाइबर्स, जो अभी डिस्कस करेंगे। और तीसरा कंपोनेंट था हमारा ग्राउंड सब्सटेंस, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। ठीक है ना? तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फाइबर्स। बच्चों समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो फाइबर्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो पहला मैंने आप लोगों को क्या कहा था? व्हाइट कोलाजेनस फाइबर। तो जो व्हाइट कोलाजेनस फाइबर होता है ये प्रोटीन से बनता है बच्चों, मेड अप ऑफ कोलाजन प्रोटीन। ये कोलाजन प्रोटीन से बनता है बच्चों। ठीक है ना? इनमें इलास्टिसिटी नहीं होता है। ठीक है ना? दे आर इन इलास्टिक बट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है ना? क्या है मैं समझाता हूं बच्चों। ठीक है ना? एक्चुअली क्या है, जो व्हाइट कोलाजेनस फाइबर है वो कोलाजन प्रोटीन से बनेगा। ये नीट में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, लेकिन ठीक है, ये इन इलास्टिक होंगे, मतलब ये खींचेंगी नहीं, ये नहीं खींचेंगे, इन इलास्टिक। ओके, दे आर इन इलास्टिक।
लेकिन इनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब आप इसको जितना भी जोड़ ला के खींचो ये टूटेगा नहीं, इसमें शक्ति जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, आपका स्ट्रॉन्ग होता है ये आपका, ठीक है ना। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे आर प्रेजेंट इन बंडल्स, ये बंडल्स में मिलती हैं, दे आर प्रेजेंट इन बंडल्स, ये आपको बंडल्स में देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से ये सिंगली आपको प्रेजेंट नहीं होंगी, इस तरह से ये बंडल्स में प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस। ये इस तरह से ये आपके बंडल्स में प्रेजेंट होंगे। देखो कंफ्यूज मत होना, ये एक अलग बंडल है, ये एक अलग बंडल है, ये एक अलग बंडल है, ये इसके सामने से गुजर रहा है आपका, ठीक है ना। ये हो गया आपका पहला फाइबर, व्हाइट कोलाजेनस फाइबर। सेकंड वाला हम लोग डिस्कस करते हैं, यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? सेकंड, ओके, इसको मिटाएं। अगर दूसरे तरह के हम लोग यहां पर फाइबर के बारे में बात करें तो जो दूसरे तरह का फाइबर होगा डेट इज द येलो इलास्टिक फाइबर, ठीक है ना। ये जो येलो इलास्टिक फाइबर होते हैं दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, ये इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं, हाई इलास्टिक इन नेचर, and low tensile and low tensile strength, मतलब कि लो मतलब इतना भी ज्यादा लो नहीं, मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं इनको किससे, व्हाइट फाइबर से, ठीक है ना। तो बच्चों ये किसके बनेंगे, ये बनेंगे आपके इलास्टिन प्रोटीन से बनने वाले हैं ये आपके, ठीक है ना। ये इलास्टिक के नेचर होते हैं, मतलब कि ये खींचेंगी आपकी, चलेंगी, लचीली होंगी, और इनमें जो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है, लेकिन एकदम ही कम नहीं कि खींची तो टूट गई, ऐसा नहीं है, ये इलास्टिक होती हैं इन कंपेरिजन टू द व्हाइट फाइबर्स, इनमें थोड़ा सा आपका जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। तीसरा वाला जो मैंने बोला था रेटिकुलर फाइबर, ये जो रेटिकुलर फाइबर होता है ये रेटिकुलिन प्रोटीन से बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन। ये बॉडी में बच्चों कम पाए जाती हैं, ज्यादातर हमारे स्किन के नीचे पाए जाती हैं ये, ठीक है ना। ओके, इनमें ना तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ना तो ये इलास्टिक होती हैं आपकी, ठीक है ना, थोड़ी सी नाजुक होती हैं ये, और हमारे स्किन के नीचे ये मिलती हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके साथ ही हमने क्या किया, कनेक्टिव टिश्यू में जो तीन चीजें मिलती हैं, सेल्स, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, वो हमने खत्म किया। तो ये तीनों चीजें आपको कहां पर मिलने वाली है, कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अब हम पढ़ेंगे। और जब हम अलग अलग तरह के बच्चों कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, दिमाग में एक बात याद रखना कि यही सेल्स, यही फाइबर्स, यही ग्राउंड सब्सटेंस आपको मिलेगा। कहीं पर ग्राउंड सब्सटेंस थोड़ा सा अलग होगा, कहीं पर एक किसी टिश्यू में एक सेल ज़्यादा मिलेगा, किसी में एक सेल कम मिलेगा, तो इस तरह से जो है आपको अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको क्लासीफाई करते हैं। तो बच्चों इसको मिटा देंगे अभी हम लोग, ठीक है ना। तो बच्चों वीडियो अगर अब तक आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, है ना बच्चों। तो कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह के होता है बच्चों, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और आपको यहां पर मिल जाएगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो मेनली आपको जो है तीन तरह के कनेक्टिव टिश्यू मिलने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। कौन कौन से हो गए, लूज कनेक्टिव टिश्यू,
डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको ये 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे, ठीक है। ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चों, ये फिर से 2 तरह के आपको मिलेंगे। एक होगा आपका एरियोलर टिश्यू और दूसरा जो आपको मिलने वाला है एडिपोज टिश्यू। ठीक है। ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होंगे ये भी आपको 2 तरह के मिलेंगे। एक होगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और दूसरा आपको मिलने वाला डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। मेनली कितने तरह के होते हैं बच्चों? 3 तरह के होते हैं। मेनली 3 तरह के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू बच्चों फिर से 2 तरह के होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू फिर से 2 तरह के मिल जाएंगे, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। फिर आपको जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी आपको 2 तरह के मिलने वाले हैं। एक मिलेगा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, मैं सीटी लिख रहा हूं, सीटी का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और आपको मिल जाएगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सीटी फिर से कनेक्टिव टिश्यू हो गया आपका, ठीक है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बच्चों फिर से 2 तरह के होते हैं, ये तो आपको पता होगा, जैसे कि हो गया अपना बोन और कार्टिलेज। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपको मिल जाएगा ब्लड और लिम्फ, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। 3 तरह के मिल रहे हैं, फिर से रिपीट करेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। इसमें से लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह के होंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह के, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह के, ठीक है ना। अब बच्चों इन सबको अगर हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेंगे तो जाके हमारा कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज के क्लास में हम इन सबको डिस्कस नहीं करेंगे, इन दोनों को खाली आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर मैं वीडियो को आज का खत्म कर दूंगा, फिर मैं अगला आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो आप लोग अगर इतने देर तक वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ा सा फिर से पेशेंट हो जाइए और फोकस कीजिए, क्योंकि नीट क्रैक करने का सवाल है। यहाँ पे जो बच्चा ज़्यादा टाइम पढ़ेगा, ज़्यादा ध्यान से वीडियो को सुनेगा और अपने डाउट पूछेगा, उसी बच्चे का जो है नीट में एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और नीट में बायोलॉजी सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, याद रखना है। 360 नंबर का बायोलॉजी आता है, फिजिक्स आता है 180 का, केमिस्ट्री आता है 180 का। तो बायोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा स्कोर करना है बच्चों, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो सबसे पहले चलो हम लोग डिस्कस करते हैं एरियोलर टिश्यू के बारे में। एरियोलर टिश्यू, तो एरियोलर टिश्यू में आपको सबसे पहले क्या क्या मिलने वाला है? हम एक सेक्शन या फिर एक टुकड़ा इसका ड्रॉ करेंगे एरियोलर टिश्यू का। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? ग्राउंड सब्सटेंस, क्योंकि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है? एक तरह का आपका कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पर ग्राउंड सब्सटेंस, अब ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है मैंने बता दिया था आपको, नॉन लिविंग होता है और किससे बनेगा? मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन से बनने वाला है ना, मतलब म्यूकोपॉलीसेक्राइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। फिर इसमें आपके क्या क्या प्रेजेंट होंगे? इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होंगे बच्चों, ठीक है ना। व्हाइट फाइबर आपको इसमें मिल जाएगा इस तरह से, देखो व्हाइट फाइबर्स जो आपके किस में प्रेजेंट होते हैं? बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको व्हाइट फाइबर मिल जाएगा। फिर आपको इसमें येलो फाइबर भी मिलेगा। येलो फाइबर जब मैंने बच्चों आपको पढ़ाया था, एक पॉइंट में मिस आउट कर गया, अभी बता रहा हूं। जो येलो फाइबर होते हैं ये सिंगल होते हैं और ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है ना। सिंगल और ब्रांच होते हैं, लेकिन आपका जो व्हाइट फाइबर था वो बंडल में थे और अनब्रांच थे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इनके बीच में क्या मिल जाएगा? येलो फाइबर देखने को मिल जाएगा, जो सिंगल और ब्रांच्ड आपको नजर आएंगे लाइक दिस,
उसके अलावा आपको कौन सा सेल देखने को मिलेगा, उसके अलावा आपको यहाँ पर ये कौन सा सेल था बच्चों, दिस इज आवर फिब्रोब्लास्ट सेल। तो फिब्रोब्लास्ट सेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको प्लाज्मा सेल यहाँ पर बच्चों देखने को मिल जाएगा, यू विल बी एबल टू सी द प्लाज्मा सेल। आपको मैक्रोफेज देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। बड़ा सा हमने मैक्रोफेज ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा लेबलिंग कर देंगे। एरियोलर टिश्यू में आपको क्या मिलेगा, येलो फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर लिख सकते हो या फिर येलो फाइबर लिख सकते हो, व्हाइट फाइबर, ठीक है ना। मैक्रोफेज, ये क्या था अपना प्लाज्मा सेल, ठीक है ना। फिब्रोब्लास्ट, और आपको क्या मिलेगा, ग्राउंड सब्सटेंस भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ग्राउंड सब्सटेंस तो सब में ही होगा, ग्राउंड सब्सटेंस जो यहाँ पर होगा बच्चों वो सेमी सॉलिड होगा, ठीक है ना। सेमी सॉलिड मतलब लचीला होने वाला है आपका वो, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। एक और सेल हम भूल गए बच्चों यहाँ पर, मास्ट सेल, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर जो है मास्ट सेल भी मिल जाएगा, ओके, विल बी एबल टू सी द मास्ट सेल, ओके। अब देखो इसका फंक्शन क्या होगा, मतलब कि हमको तो पता चल गया ये एरियोलर टिश्यू है, इस एरियोलर टिश्यू में हमको ये सारे सेल्स मिलने वाले, ठीक है। अब ये एरियोलर टिश्यू जो है हमको ये कहाँ कहाँ मिलेगा, ये थोड़ा अब हम मिटा देंगे इसको। एरियोलर टिश्यू हमको कहाँ मिलेगा, या फिर लोकेशन, लोकेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले ये तो पैकिंग मटेरियल का काम करेगा, पैकिंग मटेरियल बिटवीन द ऑर्गन्स, ठीक है ना। ये ऑर्गन्स के बीच में आपको क्या पैकिंग मटेरियल का काम करेगा, सपोर्टिंग मटेरियल का भी काम करेगा, इट विल बी एक्टिंग एज सपोर्टिंग मटेरियल। और ये ज्यादातर देखो बच्चों, जैसे कि हमारा, जैसे कि बॉडी में कोई भी ऑर्गन हो गया, जैसे कि हमारा रिब केज हो गया, रिब केज में हमारा क्या है, लंग्स प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है कि नहीं बच्चों। अब बीच का जो खाली जगह है उन सब में ये आपका क्या करेगा, पैकिंग मटेरियल का काम करेगा, और ये सपोर्टिंग मटेरियल का भी काम करेगा। जो ऑर्गन सॉलिड है अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एडिपोस टिश्यू मिल जाएगा, ठीक है। हमारे स्किन के नीचे भी, सॉरी नॉट एडिपोस, एरियोलर, हमारे स्किन के नीचे भी आपको एरियोलर टिश्यू देखने को मिलेगा। और एरियोलर टिश्यू का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। मतलब कि आपको चोट लग गई, मान लो कोई कट लग गया, तो उसको सही होने में भी कौन हेल्प करेगा बच्चों, यहाँ पर एरियोलर टिश्यू, ठीक है ना। एक और बात, ये जो फिब्रोब्लास्ट सेल हमने ड्रॉ किया, फिब्रोब्लास्ट, ध्यान से सुनिए, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट सेल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ग्राउंड सब्सटेंस भी रिलीज कर रहा है और फाइबर भी रिलीज कर रहा है कि नहीं। अब जब यहाँ पर आपका कट लग जाता है, प्लस ये हाईली, चलो उस पॉइंट को मैं मेंशन कर देता हूँ, एक पॉइंट याद आ गया मैं बता देता हूँ, ये हाईली वेस्कुलराइज भी होगा, मतलब यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। इट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड, हाईली वेस्कुलराइज्ड वर्ड है ब्लड वेसल से, जहां पर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे हाईली वेस्कुलराइज्ड। अब सुनो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है ना। जो फिब्रोब्लास्ट सेल होता है उसको मैच्योर होने में, उसको बड़ा होने के लिए एक विटामिन की जरूरत होती है, वो होता है विटामिन सी, ठीक है। अब जिस पर्सन के बॉडी में विटामिन सी की कमी होगी, मतलब उस पर्सन का जो फिब्रोब्लास्ट सेल होगा वो मैच्योर नहीं होगा, वो इमैच्योर होगा। और जो इमैच्योर फिब्रोब्लास्ट सेल होता है बच्चों, वो फाइबर्स भी सेक्रेट नहीं कर पाता है, ग्राउंड सब्सटेंस भी सेक्रेट नहीं कर पाता है। और इस कंडीशन में अगर उस पर्सन को चोट लग जाती है तो घाव उसका भरता नहीं है, क्यों, क्योंकि विटामिन सी की कमी होती है। तो ध्यान रखिएगा बॉडी में विटामिन सी की कमी होने मत देना, ठीक है। तो ये हमने पहला किसके बारे में डिस्कस कर लिया, एरियोलर टिश्यू के बारे में। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है मैं जो भी समझा रहा हूं अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगला चलो एडिपोस टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों।
तो एडिपोज टिश्यू के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, फैट स्टोर करता है, इट हेल्प्स इन स्टोरिंग फैट। एडिपोज टिश्यू, तो एडिपोज टिश्यू में बच्चों जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स का अमाउंट कम होता है आपका, ठीक है ना। फाइबर्स होते तो हैं लेकिन एरियोलर टिश्यू के कंपैरिजन में फाइबर्स कम होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है आपका वाइट फाइबर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ये हमने एक ड्रॉ कर दिया, येलो फाइबर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके अलावा और आपको यहाँ पर क्या मिलने को मिलेगा, फिब्रोब्लास्ट सेल्स देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन एकदम एबंडेंट संख्या में, ज्यादा संख्या में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एडिपोसाइट देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर एडिपोसाइट सेल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इनका न्यूक्लियस हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस, ओके। और बाकी जो है, क्योंकि मैंने कहा था अडल्ट में आपको खाली कौन सा वाला मिलने वाला है, व्हाइट फैट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अडल्ट में आपको खाली व्हाइट फैट मिलेगा। तो यहां पर क्या मिलेगा, येलो फाइबर, देन व्हाइट फाइबर, लेस इन नंबर, नंबर कम होगा इनका। आपको यहां पे क्या मिलेगा, एडिपोसाइट्स, जो बहुत ज्यादा संख्या में होंगी, ठीक है ना। और मेनली हमारे अडल्ट में हमको कौन सा मिलेगा, अडल्ट्स में आपको मिलने वाला है व्हाइट फैट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और जो ब्राउन फैट होता है वो किस में मिलेगा आपको, ब्राउन फैट मिलता है बेबी, जो बच्चे होते हैं, रोडेंट्स मतलब चूहे, रैट, माइस, उनको रोडेंट्स कहते हैं, ठीक है। इनमें आपको क्या मिलेगा, ब्राउन फैट, ठीक है ना। अब एडल्ट्स में मैंने कहा कि व्हाइट फैट मिल रहा है, लेकिन ये कहां पर मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारे सराउंड्स, लोकेशन लिखते हैं, सिस्टमेटिक लिखेंगे हम लोग, है ना। तो लोकेशन सराउंड्स द वाइटल ऑर्गन्स, जैसे कि हार्ट, किडनी, आईबॉल। और यहां पर ये किसका काम करता है, शॉक एब्जॉर्बेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉक एब्जॉर्बेंट। मतलब कि ये जो फैट है हमारे आई बॉल को अंदर से घेर के रखेगा, हमारे हार्ट को घेर के रखेगा, किडनीज को घेर के रखेगा, ताकि अगर हमें कोई झटका लग जाए तो हमारे इन ऑर्गन को चोट ना पहुंचे। वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा, कुशन की तरह काम करेगा बच्चों, ठीक है ना। और एक फंक्शन क्या होगा इसका बच्चों, एक्ट एज फैट रिजर्वोयर। ये फैट रिजर्वोयर का काम करेगा बच्चों, ठीक है ना। मतलब बॉडी में जब एनर्जी की जरूरत होगी तो यही फैट जो है बर्न होगा और बॉडी को एनर्जी मिलेगा। तो इसके साथ ही जो है हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू खत्म कर लिया और हमारा क्या बचा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बचा है, जो हम आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों वीडियो को देखो आप लोग, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, ओके। तो थैंक यू एवरीबॉडी।